Welcome back. Good afternoon. Very good afternoon. Komal, Poonam, Prakash, Soumya, are you there? चलो शुरू Yes. करते हैं. यस, परफेक्ट. डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स फर्स्ट और फिर बाद में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज करेंगे. एसेट तीन तरह से डी रिकॉग्नाइज की जा सकती है. नंबर वन, एसेट मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, am I right? किसी से पैसे आने बाकी है, तो जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है वहां से पैसे लौटा दिए गए, पूरा रिफंड हो गया. पैसे आने थे, पूरे पैसे आ गए, मुझे वो डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए. द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव, द ऑब्लिगेशन ऑफ द काउंटर पार्टी, ही हैज डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन. आई हैव माई राइट इज एक्सपायर्ड. राइट कब एक्सपायर होगा? जब वो पूरे के पूरे पैसे दे देगा. तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, जो पैसे वो पूरे के पूरे दे देगा, तो अकॉर्डिंगली मेरा ये राइट खत्म हो जाएगा एंड मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा. तो ये बिल्कुल सिंपल सा पहला तरीका है. राइट टू रिसीव कैश हैज एक्सपायर. ये एक्सपायर हो जाता है तो इमीडिएटली, सॉरी, एक सेकंड. ओके. तो राइट टू रिसीव कैश ये पूरा जब एक्सपायर हो जाएगा, दिख रहा है, तो ये एक्सपायर होने के बाद ये मैं इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, इमीडिएटली. दूसरी बात, राइट एक्सपायर नहीं हुआ बट उसके पहले भी डी रिकॉग्निशन हो सकता है. कैसे? राइट मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है. कॉन्ट्रैक्चुअल राइट 1 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है. रिसीवेबल से 3 महीने में पैसे मिलेंगे, मिल गए, बात खत्म. 6 महीने का रिसीवेबल से 6 महीने के बाद पैसे मिल गए, राइट खत्म हो गया. कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे मिलने थे वो मिल गए, लेकिन 6 महीने खत्म नहीं हुए, उसके पहले मैंने किसी को जाके उसको बेच दिया है, तभी भी मेरा राइट खत्म हो सकता है. इट इज जस्ट दैट जो भी फाइनेंशियल एसेट मेरे पास है उसमें जो राइट है टू रिसीव द कैश, या तो वो खत्म हो जाएगा पैसे मिलने के बाद, या तो वो राइट मैं किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा विथ ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. तो मैं ऐसे ही नहीं ट्रांसफर करता. या तो मुझे उस आदमी को या उस एंटिटी को, काउंटर पार्टी को पैसे देने बाकी है, या तो मैं उससे पैसे लेके उसे अभी ये ट्रांसफर कर रहा हूं. जैसे हम क्या करते हैं, फैक्टरिंग करते हैं रिसीवेबल्स का. 6 महीने के रिसीवेबल से 6 महीने में मेरे फंड्स ब्लॉक रखूंगा, उससे अच्छा है मैं फैक्टरिंग करूं. दूसरी एक पार्टी बैठी है, बैंक बैठा है, बैंक के पास गया, ये रिसीवेबल्स ले लो, राइट है मेरा, पैसे मिलने का. 6 महीने के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे, आप मुझे अभी पैसा दे दो, कमीशन है कमीशन ले लो, इंटरेस्ट ले लो, मुझे बाकी के पैसे दे दो. ट्रांसफर ऑफ राइट, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर ऑफ राइट विथ ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. सभी रिस्क और रिवॉर्ड्स के साथ अगर मैं ये राइट ट्रांसफर कर देता हूं, जैसे फैक्टरिंग विथ ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसको हम कहते हैं विदाउट रिकोर्स, जिसे कहते हैं विदाउट रिकोर्स. मतलब क्या? दैट काउंटर पार्टी जिसे मैंने ये राइट ट्रांसफर किया वो मेरे पास दोबारा से नहीं आएगा. वो दोबारा से मेरे पास नहीं आएगा अगर उसको पैसे नहीं मिले. वो अगर रिकवर नहीं कर पाया मेरे डेटर से, तो मेरे पास नहीं आएगा वो वापस. वो अपने आप संभाल लेगा जो भी करना है, मेरे पास दोबारा से नहीं आएगा. तो ये क्या है? ये एक तरह का हमारा राइट टू रिसीव कैश, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर कर दी विद ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. ओके. देन दूसरा एक तरीका हो सकता है ट्रांसफर करने का. दूसरा एक तरीका हो सकता है ट्रांसफर करने का, जहां पे अंडरटेकिंग ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कंसोर्शियम लोन्स में, एक लीड बैंकर होती है, 2 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं, और एक पार्टी को लोन देते हैं. 10,000 करोड़ का लोन है, लोन अमाउंट बड़ा है, एक की कैपेसिटी इतनी नहीं है, 3-4 बैंकर्स साथ में मिलकर आए और उन्होंने लोन दिया. अब ये लोन जो देता है, तो लीड पार्टी जो होती है, डॉक्यूमेंटेशन खुद के नाम पे होता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन के कुछ हिस्से वो दूसरों के नाम पे बाद में करता है, लेकिन ही एक्ट्स एज अ लीड बैंकर. वो रिकवर करेगा काउंटर पार्टी से, बोरोर से पैसे, और सबको भेजेगा.
लेकिन वो एक ऑब्लिगेशन अंडरटेक करता है। किस चीज का ऑब्लिगेशन है ये? ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द मनी एज एंड व्हेन दे रिसीव इट फ्रॉम द बोरोअर, दे विल ट्रांसफर इट इमीडिएट टू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। अगर पैसे नहीं आए तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका लॉस रहेगा, बाकियों का लॉस ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। पैसे आते हैं तो इमीडिएटली जो कस्टमरी टाइम है ट्रांसफर का उतना ही लेंगे और अमाउंट इमीडिएटली ट्रांसफर करेंगे। ये कुछ इंडिकेशंस है कि मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो चुका है। तो ये तीन तरीके होते हैं, राइट एक्सपायर हो गया या राइट ट्रांसफर हो गया। राइट आउटराइटली भी ट्रांसफर हो सकता है या बाय एज्यूमिंग एन ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर द कैश फ्लोज, ये एक दूसरा तरीका है। तो तीन तरीके से मेरी फाइनेंशियल एसेट डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो लोन असाइनमेंट जो हमने कहा, लोन एसेट का असाइनमेंट या पार्टिसिपेटिव एंड लीड बैंकर्स के बीच में ये जो होता है, तो भले ही डॉक्यूमेंटेशन उनके नाम पे हो, ये असाइन करते हैं लोन एसेट दूसरे बैंकों के नाम पे, वो लीड करेंगे, रिकवर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए तीन कंडीशंस है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट्स अनलेस दे आर रिसीव्ड फ्रॉम द बोरोअर, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये जो डॉक्यूमेंटेशन, ये उनके नाम का डॉक्यूमेंटेशन मैं प्लेज में नहीं रख सकता। उनका राइट उन दो पार्टीज का है, तीन पार्टीज का है जो पार्टिसिपेटिव बैंक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भले ही मेरे पास है लेकिन वो मैं कहीं पे प्लेज नहीं कर सकता। नंबर तीन, जैसे ही पैसे मेरे पास आए मैं इमीडिएटली उसको ट्रांसफर कर दूंगा। ये तीन कंडीशंस इंडिकेट करती है कि मेरा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। ये बात अगर है तो मेरी फाइनेंशियल एसेट इमीडिएटली डी रिकॉग्नाइज होगी टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, तो ये रिस्क, यहां पे दो मॉडल्स है वैसे देखा जाए तो। एक मॉडल होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉडल और दूसरा मॉडल होता है कंट्रोल मॉडल, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। तो ये दो मॉडल्स जो है, पहला रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉडल अप्लाई करेंगे। तीन स्टेप्स जो है, तीन स्टेप्स ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स चेक करते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट और एक्सपायरी ऑफ द राइट टू रिसीव कैश। पैसे मिले, राइट एक्सपायर हो गया, बिफोर एक्सपायरी आई ट्रांसफर इट टू द थर्ड पार्टी। इसमें दो सब कैटेगरीज आती, बट अदरवाइज ये दो है रिस्क एंड रिवॉर्ड से रिलेटेड। इसके बाद होता है कि आधा अधूरा फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर करे तो फिर कंट्रोल कितना बचा है उतना ही एसेट मैं मेरे पास रख रहा हूं, बाकी पूरा डी रिकॉग्नाइज करता हूं। ये इतने डेप्थ लेवल पे एग्जामिनेशन में नहीं आएगा कंट्रोल मॉडल तक, इसीलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेन सेशन में भी इसको इतना डिस्कस नहीं किया था तो आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड में बहुत एट लेंथ है ये डिस्कशन, वहां पे इंटरेस्ट स्ट्रिप, प्रिंसिपल स्ट्रिप पेमेंट करना, ये बहुत सारी उसमें बातें आती है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसलिए उसके बारे में इतनी बात हमने नहीं की। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कब डी रिकॉग्नाइज करते हैं? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज द मोमेंट वी डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। पैसे देने थे, दे दिए, बात खत्म, मेरा लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज होगा। कैंसल्ड, कैंसल कौन करेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिस्ट्रक्चरिंग सुना है ना आपने? रिस्ट्रक्चरिंग सुना है बाय एनी चांस आप लोग? तो रिस्ट्रक्चरिंग में ये क्या होता है, कैंसिल कर सकता है। कौन कैंसिल करेगा? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हेयर कट, ये सुना है आपने? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये वर्ड काफी फेमस है, इनफेमस है बोल सकते हैं हम लोग। बैंक ने कितना हेयर कट लिया? भूषण स्टील, किंगफिशर और कई सारे बड़े, ये तो नाम पता है सबको इसीलिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट तो किया था बट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई कंपनीज को और उसकी वजह से बैंकों ने हेयर कट लिया। हेयर कट लिया मतलब 1000 करोड़ की लाइबिलिटी थी बैंक की, बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया 200 करोड़ दे दो, बाकी छोड़ दो। सो ये जो बात आती है, इट इज कंसिडर्ड एज द कैंसलेशन ऑफ देयर एसेट, तो मेरी लाइबिलिटी कैंसिल हो गई। एंड एक्सपायरी ऑफ द लाइबिलिटी मतलब क्या? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैंने किसी को ऑप्शन राइट किया है तो मेरा हमेशा ऑब्लिगेशन रहेगा, बट वो अगर ऑप्शन काउंटर पार्टी के लिए, जिसने वो परचेस किया है ऑप्शन मुझसे, वो ऑप्शन काउंटर पार्टी के लिए इफ इट बिकम्स नॉन फेवरेबल, अनफेवरेबल, तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, देन इट एक्सपायर्स विदाउट एक्सरसाइज। तो एज ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, एग्जीक्यूशन का डेट होता है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो विदाउट एग्जीक्यूशन वो एक्सपायर हो गया तो उसको कहते हैं एक्सपायर। तो ये तीन केसेस में
ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है, ये लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लाइबिलिटी में और एक एस्पेक्ट डिस्कस किया जो फाइनेंशियल एसेट में नहीं किया, लेकिन फाइनेंशियल एसेट में भी हम उसका एनालॉजी लगा के उसका डी रिकॉग्निशन कर सकते हैं। वो है एक्सचेंज ऑफ existing loan liabilities between existing borrower and lender with a significantly different terms. Restructuring में दो चीजें हो सकती है, एक कैंसिल हो सकता है या तो वन टाइम सेटलमेंट हो सकता है, मतलब वही जो बाकी का कैंसिल हो जाए और वन टाइम सेटलमेंट हो जाए, वो पहला तरीका। दूसरा तरीका रिस्ट्रक्चर किया जाए। रिस्ट्रक्चर मतलब क्या, 10 करोड़ का लोन था, 12% का इंटरेस्ट रेट था और 10 साल का रिपेमेंट पीरियड था, नहीं जम रहा, लोन रीपे नहीं हो रहा है ठीक तरह से, तो ये क्या किया उन्होंने, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लाया, 10 करोड़ का ही रखा अमाउंट, लेकिन पीरियड बढ़ाया 15 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लाया 8% 12% से। ये चेंज इन टर्म्स हुआ, कैंसलेशन कुछ भी नहीं किया, बट चेंज इन टर्म्स। ये चेंज इन टर्म्स अगर सिग्निफिकेंट चेंज इन टर्म्स है तो फिर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करके नई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज एक्सटिंग्विशमेंट, डी रिकॉग्निशन ऑफ अर्लियर लाइबिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू वन। तो सिग्निफिकेंट टर्म्स का मतलब होता है यहां पे एक मतलब सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन टर्म्स को थ्रेशोल्ड दिया है परसेंटेज में। उन्होंने कहा है सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन का क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ 10%। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑफ 10%। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द cash flows of the original of the new terms of the new loan with original effective interest rate, पुराना effective interest rate 12%, न्यू जो टर्म्स है वो कितने की है, 10 करोड़ का लोन, 15 साल में मुझे क्या करना है, रीपे करना है। ये कैश फ्लोस प्लॉट करेंगे हम, डिस्काउंट करेंगे हम पुराने रेट से, कैश फ्लो प्लॉट करेंगे 8% से 15 साल के लिए, डिस्काउंट करेंगे पुराने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। उसकी अमाउंट अगर डिफर करती है एटलीस्ट बाय 10% फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो ऑफ ओरिजिनल लाइबिलिटी, ओरिजिनल लाइबिलिटी से अगर 10% से डिफर करता है ऊपर वाला कैलकुलेशन। ऊपर वाला कैलकुलेशन क्या है, पुराना टर्म क्या है मेरा, पुराना टर्म 10 साल, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 करोड़ रीपेमेंट, ये पुराना टर्म है। नया टर्म क्या है, 15 साल रीपेमेंट पीरियड, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सम सेम 10 करोड़। मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ऑफ न्यू टर्म्स, 15% का इंटरेस्ट कैश इंटरेस्ट आउटफ्लो, 10 करोड़ का प्रिंसिपल आउटफ्लो, रीपेमेंट पीरियड 15 साल के लिए, लेकिन डिस्काउंट करूंगा मैं 12% से। ये रिजल्ट कंपेयर करता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, आज की बैलेंस शीट में जो है वो बैलेंस शीट की आज की वैल्यू और वो नई वाली वैल्यू, इसमें अगर 10% से ज्यादा फर्क है तो ये मेरा क्या होगा, पुराना वाला डी रिकॉग्नाइज होकर नया वाला रिकॉग्नाइज होगा। उन दोनों के बीच का डिफरेंस पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है, इज एवरीबडी विथ मी? नया वाला मतलब नया वाला लाइबिलिटी, ओके। सो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, बट नए इसमें जब रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन की बात आती है तो 10% का क्वांटिटेटिव डिफरेंस देखने के लिए सिर्फ वो कैलकुलेशन होता है, रिकॉग्निशन के लिए नहीं। इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में ये लाइबिलिटी को एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे कई सारी एम्बिग्युइटीज थी पुराने वाले मॉडल में। पुराना वाला मॉडल था इनकर्ड लॉस मॉडल, ये है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, नॉट एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस। पहले था इनकर्ड फाइनेंशियल लॉस, अब है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहले था इनकर्ड मतलब लॉस इनकर होने तक रोकेंगे, हम रुकेंगे, लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब लॉस असल में होगा तो कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ उतना ही फाइनेंशियल लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बहुत लेट होता था और फाइनेंशियल लॉस बहुत कम होता था। तो टू लेट एंड टू लिटिल, इस तरीके का प्रोविजन होता था पहले। इनकर्ड फाइनेंशियल लॉस, वो इनकर्ड लॉस मॉडल के नाम से फेमस है, इनकर्ड लॉस मॉडल के नाम से फेमस है। नया जो मॉडल आता है
उसमें चेंज है। इनकर्ड की जगह क्या आया? एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेट करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल लॉस या इंपेयरमेंट या फाइनेंशियल डिफिकल्टी बोरोअर की बहुत टाइम पहले से दिखती है, एक्चुअल फाइनेंशियल डिफिकल्टी बहुत बाद में आती है। किंगफिशर, जेट एयरवेज देखा रहेगा आपने। किंगफिशर, जेट एयरवेज में सेम ही हुआ था। बहुत साल से, 1-2 साल से पहले से समझ में आ रहा था कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, और अल्टीमेटली बैंकरप्सी आई और कुछ सालों के बाद। तो ये इनकर, लॉस इनकर होने तक वेट क्यों करेंगे? तो इसीलिए एंटिसिपेट करेंगे, इसीलिए एक्सपेक्टेड। बट लॉस किसका एंटिसिपेट करेंगे? एक्सपेक्ट क्या करेंगे? एंटिसिपेट, जज क्या करेंगे? विच लॉस? फाइनेंशियल लॉस? ना ना, वो फाइनेंशियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। बट जहां पे मुझे अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी दिख ही नहीं रही, तो एंटिसिपेट क्या करेंगे? इसीलिए ये फाइनेंशियल लॉस का एंटिसिपेशन नहीं है, ये क्रेडिट लॉस का एंटिसिपेशन है। बात समझिए, क्रेडिट लॉस का एंटिसिपेशन मतलब आपकी क्रेडिट में, बोरोवर की क्रेडिट में जो डिक्लाइन होता है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज इन बिजनेस, वो क्रेडिट लॉस इमीडिएटली दिखने में आता है, सामने आता है, एनालिसिस में समझ में आता है। तो क्रेडिट रेटिंग डिक्लाइन होगा, रिस्क बढ़ेगी, क्रेडिट रेटिंग डिक्लाइन होगा। ये जो लॉस है एक्सपेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, ये एक्सपेक्ट करेंगे क्रेडिट लॉस। इस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को कन्वर्ट करेंगे नंबर में, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, और वो हम डिफाइन करेंगे एज अ इंपेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। बात समझ में आ रही है आप सबको? हाँ या ना? अभी तो लंच के बाद का पीरियड है, मुझे कुछ तो रिस्पॉन्स लगे, कैसे समझे? यस। तो यहां पे तो यहां पे मेरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल में एंटिसिपेशन होता है कि क्रेडिट में डिक्लाइन कितना आएगा, उसका नंबर, उसका कन्वर्जन में क्या करता हूं, ये फाइनेंशियल नंबर में, फाइनेंशियल लॉस में मैं इसका क्या करता हूं, कन्वर्जन करता हूं। एक सेकेंड रुकिए, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अगेन वंस अगेन कनेक्ट my iPad. एक ही मिनट दीजिए। ये अभी शेयर नहीं हुआ है। ठीक है, ये वापस जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी कुछ लिखना है, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं। यहां पे ये नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका एक वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक तरीका है जो स्टैंडर्ड बताता है। यही तरीका है, ये बात जरूरी नहीं, वो तो एक बस बात करते हैं कि ये भी तरीका हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का मतलब है इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दोस कैश शॉर्टफॉल्स। कैश शॉर्टफॉल्स, कैश शॉर्टफॉल्स मतलब लोन में, जब मैं लोन डिसबर्स करता हूं, किसी को लोन देता हूं, तो लोन देने के बाद इमीडिएटली उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती, वो तो धीरे धीरे आएगी।
पहले तो उसके इंडिकेशंस आना शुरू हो जाएगा, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए, इंश्योरेंस कॉपी सबमिट नहीं किया, वैल्यूएशन ठीक तरह से नहीं आया प्रॉपर्टी का, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द इंडिकेशन ऑफ डिफॉल्ट्स। ये डिफॉल्ट के इंडिकेशन है। ये डिफॉल्ट के इंडिकेशन जैसे आने शुरू होते हैं, मैं एंटिसिपेट करना शुरू कर देता हूं। ये अगर डिफॉल्ट के इवेंट शुरू शुरू में आते हैं तो धीरे 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 इंस्टॉलमेंट का डेट मेरा चूक गया, दूसरे डेट पे आया, थोड़ा लेट आया, और डिले हो गया, और डिले हो गया, अब डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट बहुत लेट में आता है। पहले तो लोन अच्छी तरह से चलता है, फिर बाद में डिफॉल्ट इवेंट आना शुरू होता है। कॉवेनेंट्स में डिफॉल्ट इवेंट्स, ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें डिफॉल्ट। हर साल के आखिर में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 15 दिन के अंदर चाहिए, 30 दिन के अंदर चाहिए, वॉट एवर डेट। ऑडिटेड स्टॉक स्टेटमेंट हर मंथ की चाहिए, रिसीवेबल्स चाहिए, ड्रॉइंग पावर ठीक तरह से कैलकुलेट करके देनी चाहिए, वैल्यूएशन ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये अगर मीट नहीं होती तो फिर क्या होगा, यहां पे एक तरह का डिफॉल्ट होगा। वो डिफॉल्ट इवेंट की वजह से जो भी फ्यूचर में कैश शॉर्टफॉल आएगा उसका एंटिसिपेशन करना पड़ता है। ये एंटिसिपेशन ही बहुत डिफिकल्ट वाली बात है। ये अकाउंटेंट नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। ये फाइनेंशियल मॉडलर करता है, रिस्क मैनेजमेंट टीम के लोग करते हैं, एफआरएम वाले लोग रहते हैं, वो ये काम करते हैं। वो करते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बिल्ड करते हैं एंड अकॉर्डिंगली एंटिसिपेशन होता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थियरी इसमें काम में आता है एंड अकॉर्डिंगली इसको क्या करते हैं, ये मॉडल बनाते हैं, ये एंटिसिपेट करते हैं। ये कैश शॉर्टफॉल्स है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, जिसको हम कहते हैं इट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इट इज इंपेयरमेंट लॉस। ये कैलकुलेट करने का सिंपलिस्टिक वे ये होता है, कैश शॉर्टफॉल का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपलिस्टिक तरीका ये होता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज इक्वल टू ईएडी multiplied by LGD multiplied by PD. EAD is exposure at default, total outstanding loan amount at the date of calculation multiplied by loss given default. Default अगर होता है, default कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। आपने लोन दिया है, मान के चलिए आपने लोन दिया है, आपने लोन दिया है आपके दोस्त को, दोस्त नहीं है, चलो थर्ड पार्टी है कोई, आपके पास पैसा है, आपने कहा चलो इसको जरूरत है, मैं इंटरेस्ट पे लोन देता हूं, 12% पे मैंने क्या किया, आपने लोन दिया बाहर थर्ड पार्टी। आप थोड़ी ऐसे दोगे 12% से, वो तो आप कुछ सिक्योरिटी लोगे ना, अनसिक्योर्ड लोन थोड़ी है। सिक्योरिटी लोगे आप कुछ, चलो प्रॉपर्टी लोगे, कुछ एक एसेट लोगे, कार लोगे, कुछ ना कुछ आपके नाम पे करके लोगे, बैंक जैसे करती है वैसे। तो अगर लॉस हो गया तो खाली हाथ थोड़ी ना है, आप खाली हाथ थोड़ी हो। लोन का डिफॉल्ट हो गया तो आप क्या करोगे, कोलैटरल बेचोगे, पैसा वसूल कर लोगे आपका। अगर लोन अमाउंट से ज्यादा पैसा आया तो बाकी का पैसा उसे वापस लौटा दोगे। एम आई राइट, यस और नो? ऐसा भी हो सकता है कोलैटरल की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं है, इक्विटी शेयर की अगेंस्ट आपको पैसा मिला। कहां से? इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट आपको पैसा मिला। ये इक्विटी शेयर के अगेंस्ट जो आपको पैसा मिला है उसका वैल्यूएशन होता है, जो भी वैल्यूएशन उसका 75%। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में बड़ा टर्मोइल आया, आपका लोन था 1 लाख रुपए, आपकी इक्विटी सिक्योरिटीज थी 10 लाख रुपए की, लोन मिला था 7.5 लाख का मान लीजिए, और उसका वैल्यूएशन आया 5 लाख रुपए इक्विटी पोर्टफोलियो का। Am I right? Are you with me? अब क्या होगा, आपने डिफॉल्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट अगर कर दिया तो बैंक क्या करेगा, इक्विटी शेयर्स बेचेगा और कितना वसूल कर लेगा, 5 लाख। फिर भी शॉर्टफॉल कितना है, 2.5 लाख का। Am I right? Yes. तो लॉस गिवन डिफॉल्ट का मतलब ये होता है वो 2.5 लाख। कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रहेगी, उसको बेच के मुझे जो मिलेगा वो मेरा रिकवरी है, और जो रिकवर नहीं होगा वो मेरा लॉस है। करेक्ट है? यस और नो? यस, बट ये अनसिक्योर्ड लोन रहेगा तो जीरो रहेगा ना। अनसिक्योर्ड लोन रहेगा तो आपके तो आरबीआई ने इसके ऊपर एक रिसर्च किया था। अनसिक्योर्ड लोन भी ऑन एन एवरेज इंडिया में 65% लॉस होता है, 35% रिकवरी होती है।
ऑन एन एवरेज। तो आप सैलरी स्लिप किसी की अटैच करते हो, गारंटर रहता है, आप जहां जॉब करते हो वहां से सैलरी डायरेक्ट यहां पे आती है, गारंटर्स की सैलरी आती है, कुछ ना कुछ करे तो आपको 35% तो रिकवर हो ही जाते हैं। लॉस गिवन डिफॉल्ट इन दैट केस इज 65%। तो ये आरबीआई नहीं दिया है, हर एक इंस्टीट्यूशन को अपना खुद का एस्टिमेट देना चाहिए, ब्रॉडर लेवल पे था वो एज अ गाइडलाइन। तो एक्सपोजर एट डिफॉल्ट सब कुछ एंटायर मेरा पोर्टफोलियो अगर एट स्टेक है तो लॉस कितना होगा। लेट्स से मेरा टोटल पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का, 100 करोड़। लॉस गिवन डिफॉल्ट इज लेट्स से 60%। 60% मतलब लॉस हो जाएगा ये, 40% रिकवर कर लूंगा मैं, तो मेरा लॉस कितना होगा 60 करोड़। am I right? लेकिन ये लॉस होने के चांसेस कितने हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा लॉस होगा ही हर एक लोन पे, नहीं, ये लॉस होने के चांसेस है सिर्फ 10%। कितने हैं? 10%। पूरी लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा 10% प्रोबेबिलिटी है। ये लॉस थोड़ी ना ऐसे होगा, लॉस हुआ तो 60 करोड़ का होगा, लेकिन ये लॉस होने के चांसेस 10%। तो मेरा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस 6 करोड़। 100 करोड़ की पोर्टफोलियो में लॉस कितना होगा मेरा? 6 करोड़। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, इंपेयरमेंट कितना होगा? 6 करोड़। तो डिफिकल्ट वाली बात ये है, ये डिसाइड करना और ये डिसाइड करना, इसके लिए स्टैटिस्टिकल स्टडी काफी लगता है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट कितना होगा, चांसेस कितने हैं, यहां तक मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं कि 100% लोन डिफॉल्ट होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो प्रोबेबिलिटी 10% की है। उसके पहले अगर मैं डिफाइन करता हूं तो 60 करोड़ का मेरा लॉस होगा 100 करोड़ के पोर्टफोलियो में, फिर तो धंधा बंद कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। तो ठीक है, 6 करोड़ का लॉस है, बाकी तो मैं कमा लूंगा यहां से, जो भी 94 करोड़ है उसका इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, एंड आई विल बी स्टिल बी इन प्रॉफिट्स। करेक्ट? तो इस तरीके का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है। ये जेनरिक है। इसके 3 मॉडल्स होते हैं, एक होता है जनरल अप्रोच, दोनों होता है सिंप्लीफाइड अप्रोच, और तीसरा होता है पीओसीआई। ये अप्रोच नहीं है सच, ये क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट्स का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का तरीका है, ये हमने डिस्कस किया था। जनरल अप्रोच इज अप्लाइड फॉर ऑल दी एसेट्स विच आर अंडर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर रिसीवेबल्स। एफवीटीपीएल में जो फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए ये इंपेयरमेंट ईसीएल मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज नॉट अप्लाइड, ईसीएल इज नॉट अप्लाइड टू equity share investments, it is not applied to financial assets which are classified under FVTPL। वो तो एवरी रिपोर्टिंग डेट में फेयर वैल्यू करते, गेन और लॉस P&L में ही जाता है। तो अलग से इंपेयरमेंट क्या करना है? नहीं करना। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप ऑफ IFRS 9। Those investments in equity shares which are measured at cost are tested for impairment under IAS 36, not under IFRS 9। करेक्ट? याद है आपको ये बात? एक सीजीयू करके उस सब्सिडरी को हम टेस्ट करते हैं या एसोसिएट को टेस्ट करते हैं इंपेयरमेंट के लिए, वो IAS 36 में है। वहां से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सक्लूजन है IAS 36 से, एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट विच आर मेजर्ड एट कॉस्ट। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स स्कोप्ड इन है इंपेयरमेंट के, बस 36, नॉट अंडर IFRS 9। तो IFRS 9 के स्कोप में इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। FVTPL वाली इन्वेस्टमेंट्स है ही नहीं। तो आता है सिर्फ FVTOCI वाली डेट इन्वेस्टमेंट्स एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट्स। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में भी मेरे पास जो रिसीवेबल्स है उसके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच है, सेकेंड मॉडल। बाकी सभी एसेट्स के लिए जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच में क्या होता है, मेरे पास ये 2 कैटेगरीज आते हैं। इसको बाइफरगेट करता हूं। जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मैंने कैलकुलेट किया, ये जो 6 करोड़ है, ये जो कैलकुलेट किया, इसको मैं बाइफरगेट करता हूं। पहले 12 महीने में होने वाला एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और मैं बाइफरगेट करता हूं लाइफ टाइम में होने वाला एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो 6 करोड़ जो मैंने कैलकुलेट किया, 6 करोड़ ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस,
ये असल में है लाइफ टाइम वाला एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये कब का है? लाइफ टाइम वाला एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये लाइफ टाइम, ये इंपेयरमेंट पूरी लाइफ में कितने का होगा? 6 करोड़ का होगा। उसमें से एक पोर्शन मुझे कैलकुलेट करना है, हाउ मच ऑफ दिस विल बी incurred in next 12 months. What is the chances? What are the chances of these, of out of 6 crores, some portion will occur in next 12 months? What is the probability of that? तो यहां पे पीडी दो तरह की होती है, एक होती है लाइफ टाइम पीडी, एक होती है 12 मंथ्स पीडी। जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था EAD, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, मल्टीप्लाइड बाय LGD, मल्टीप्लाइड बाय एक होता है लाइफ टाइम पीडी, और दूसरा होता है 12 मंथ्स पीडी। हमने जो किया था ये 10% का लाइफ टाइम पीडी था, ये हो सकता है 2% 12 मंथ्स पीडी। यू आर इन बेटर पोजिशन टू एंटिसिपेट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो ये 12 मंथ्स पीडी हो सकता है 2% का। सो यहां पे बाकी पैरामीटर्स वही है, EAD है 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय LGD है 60% मल्टीप्लाइड बाय 2%, सो 60 करोड़, दिस इज 1.2 करोड़ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जब सब कुछ अच्छा है, नया नया लोन दिया है, लोन नए से डिसबर्स किया है, कोई ऐसा एसेट नहीं जहां पे मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज हुआ है, तो मैं 12 मंथ्स पीडी क्या करता हूं, उसका कैलकुलेट करता हूं। मेरा लॉस है 1.2 करोड़, 100 करोड़ की पोर्टफोलियो में मेरा लॉस कितना होगा? 1.2 करोड़। ये एंटिसिपेशन है, दिस इज कॉल्ड एज अ 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो सवाल ये है कि यहां से मेरा कैलकुलेशन इस बकेट में कब जाएगा? ये बढ़ के 6 करोड़ कब जाएगा? ये दैट्स द क्वेश्चन। ये सवाल दिमाग में आता है या नहीं आता? आना चाहिए। तो बात बिल्कुल सिंपल है। यहां पे कैटेगरी चेंज होगा व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क अगर होता है तो मेरा क्या होगा? कैटेगरी चेंज होगा, लॉस की अमाउंट बढ़ेगी, लॉस की अमाउंट बढ़ेगी। आज तक इसमें ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए, तो चांसेस है कि ये सिंपल चीजें आपसे पूछी जाए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, EAD मल्टीप्लाइड बाय LGD मल्टीप्लाइड बाय लाइफ टाइम पीडी इज अ जनरल अप्रोच, बट उसमें एक पहला कैटेगरी, पहला स्टेप है, व्हेन देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिस्क यू विल कैलकुलेट द ACL एट 12 मंथ्स पीडी। तो 12 मंथ्स पीडी हम यूज करेंगे, ये दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन में भी अगर आता है तो, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट दिस। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ तो अकॉर्डिंगली आप ये क्या करोगे? प्रोविजन बढ़ाओगे। ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क को आपको एग्जामिनेशन में बता दिया जाएगा, ये रिस्क इंक्रीज हुई है या नहीं। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये बैंक का इंटरनल कैलकुलेशन है, इंटरनल स्टडी, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास अदर देन रिसीवेबल्स ये मॉनिटर करना पड़ता है, अदर देन क्रेडिटर्स, अदर देन रिसीवेबल्स, सॉरी, receivables, entity will have to monitor credit risk। तो क्रेडिट रिस्क अगर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई तो फिर ये क्या होगा? प्रोविजन चेंज होगा। तो रिसीवेबल्स में तो ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा, हर एक रिसीवेबल के लिए अगर हम क्रेडिट रिस्क मॉनिटर करने लगे तो, इसीलिए वहां पे सिंप्लीफाइड अप्रोच है, इसीलिए वहां पे सिंप्लीफाइड अप्रोच है। Lifetime expected credit loss is further bifurcated into two categories. Category 1, stage 2 and stage 3. So this is दोनों मिलके ये this is lifetime expected credit loss, लेकिन उसका सब डिविजन हुआ है stage 2 and stage 3। ये क्यों किया है ऐसे? यहां पे अभी तो सिर्फ सिग्निफिकेंट रिस्क बढ़ी है, रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, लेकिन तीसरे स्टेज में एक्चुअल लॉस इनकर हुआ है।
एक्चुअल लॉस इनकर हुआ है, एसेट इज क्रेडिट इंपेयर, एक्चुअल लॉस इज इनकर्ड। पहला इनकर्ड लॉस मॉडल जो था उसमें प्रोविजन इस स्टेज में एक्चुअली होता था, अब कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है। कुछ साल मेरा ये प्रोविजन चल ही रहा है, बाद में अगर इंक्रीज हो गया रिस्क में तो ये स्टेज आता है, फिर यहां से लेके अगर वो क्रेडिट इंपेयर्ड होता तो इस स्टेज में चला जाता है। पहला मेरा लॉस डायरेक्टली यहीं पे ही बुक होता था, इसके पहले बुक ही नहीं होता था, अब ये यहां पे बुक होता है। तो कई साल पहले से ही मैं थोड़ा थोड़ा प्रोविजन कर जाता हूं, ये जरूरी है। जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ये इसी की वजह से हुआ था। इनकर्ड लॉस मॉडल में स्टेज 3 में जब जाता था तभी ये लॉस क्या होता था, प्रोवाइड होता था। मतलब तीसरे स्टेज में, इस केस में, इस सिनेरियो में जो स्टेज 3 में लॉस बुक होता है वो लॉस हम इनकर्ड लॉस मॉडल में उस टाइम पे उतना लॉस बुक करते थे जो असल में स्टेज 1 में यहां पे होता है अंडर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। तो ये डिफरेंस है टाइमिंग का, ठीक है। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट कैलकुलेट जो होता है ना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, हम कैसे करते हैं, फेयर वैल्यू लेट्स से 85,000 एड इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम लेस अमाउंट पेड EMI, दिस इज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एक्चुअली ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं है, इसको हम कहेंगे, मैंने पहले आपको कहा था ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, बट इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करता हूं, मैं इसको कहता हूं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से मैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस माइनस करता हूं, ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस माइनस करता हूं, यहां पे जो आता है इसको कहते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मैंने आपको पहले कहा था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को ही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं, बट इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कहते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग द ECL। इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टेज 1 एंड 2 में जो होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टेज 1 एंड 2 में जो होता है वो यहां से होता है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है स्टेज 1 एंड 2। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट एट स्टेज 1 एंड 2 एंड यहां पे आता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन स्टेज 3। ऑन दिस अमाउंट इन स्टेज 3, तो स्टेज 3 पे इस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, दैट इज ऑन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, दैट्स द डिफरेंस। ये वो पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसीवेबल्स के लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच है, क्रेडिट रिस्क मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। यहां पे दो चीजें है, या तो जो आप एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट करोगे दैट इज एंटायरली लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम मान के चलेंगे, सो देयर इज नथिंग 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम, जो भी है वो लाइफ टाइम में कैलकुलेट करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा एक सिंपल मेथड है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, प्रोविजन ऑफ लॉस अलाउंस बेस्ड ऑन अ मैट्रिक्स, बेस्ड ऑन अ प्रोविजन मैट्रिक्स। तो प्रोविजन मैट्रिक्स ये होता है, ये हमें पता है, कई सालों से बचपन से हम ये करते आ रहे हैं कि ये प्रोविजन मैट्रिक्स डिटरमाइन करना है और उस बेसिस पे लॉस करना है। लेकिन ये जो परसेंटेजेस है ये रैंडम परसेंटेजेस नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल एक स्टडी किया जाता है जिसको फ्लो रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो रेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट्स। मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट्स, ये कैलकुलेट किया जाता है। ये सिंपलिस्टिक वे है लेकिन ये जनरली सब जगह पे यही फॉलो होता है फॉर द रिसीवेबल्स, एज सिंपल एज दैट। POCI मेथड इज नॉट पर से एन अप्रोच, वैसे देखा जाए तो जो क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट है, आपने एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी या बैड बैंक, ये सुना है क्या? बैड बैंक,
बैड बैंक गवर्नमेंट ने किया है, बैंक के जितने भी एनपीए रिलेटेड एसेट्स है दे हैव ट्रांसफर्ड इट टू दी बैड बैंक। बैड बैंक का काम ये है, दे विल एक्वायर all bad loans, loan assets and recover from lenders, from borrowers. मतलब यहां पे लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी, ये बैंक्स अपने एनपीए लोन्स यहां पे ट्रांसफर करेंगे बैड बैंक्स को। तो बैड बैंक इसको क्या देगी, कंसिडरेशन देगी, इनको रिकवर करने हैं 100 करोड़। तो बैड बैंक ने कहा कि 100 करोड़ के लोन्स है मेरे बुक्स में बैड हो गए, तो आप इसे रिकवर कीजिए। तो बैड बैंक अपना एनालिसिस करता है, बैड बैंक सोचता है ये 100 करोड़ है, इसकी एसेट सब बेच बाच के मैं उसका फॉलोअप भी करूं, चेस करूं पैसे मिलने के लिए, तो भी मुझसे 60 करोड़ से ज्यादा पैसे रिकवर नहीं होंगे। आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर मोर देन 60 करोड़। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये कहेंगे 60 करोड़ मुझे मिलेंगे सब एफर्ट्स लेने के बाद, तो ये कंसिडरेशन देंगे उसको, ये कहते कि मैं आपको 40 करोड़ ही दूंगा, क्योंकि मेरा एंटीसिपेशन है कि 60 करोड़ से ज्यादा रिकवर नहीं होगा, तो मैं आपको 40 करोड़ देता हूं, 60 करोड़ रिकवर कर लेता हूं, 20 करोड़ मेरा प्रॉफिट, 20 करोड़ मेरा गेन। Am I right? Is everybody with me? तो ये एसेट मेरी बैड बैंक की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी एट फेयर वैल्यू विच इज ट्रांजैक्शन प्राइस विच इज 40 करोड़। Am I right? ये 40 करोड़ का अनवाइंडिंग करेंगे टू 60 करोड़, नॉट टू 100 करोड़, एंड दे विल फाइंड आउट क्रेडिट एडजस्टेड effective interest rate. They will find out credit adjusted effective interest rate that will be used for accounting of this 40 crore loans in the books of bad bank. बात समझ में आ रही है आप सबको? ये विकास, प्रकाश, ऋतुजा, संजय, कोमल, प्रीति, पूनम, अब छोड़ो, अभी हाँ भी कह देते क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी समझ में आया तो बाद में देख लेंगे, दोपहर के समय वक्त जाया नहीं करेंगे। क्या विकास, ऐसे चेहरे से तो ऐसे लग रहा है घनी नींद आ रही है, और काहे का अभी जवाब क्या बोलूं मैं? मन की बात इसे कहते हैं। तो यह है इंपेयरमेंट। अभी तक ज्यादा सवाल पूछे नहीं गए, तो मैंने फटाफट से इसको निपटा दिया। बात बची सिर्फ हेज अकाउंटिंग से रिलेटेड। हेज अकाउंटिंग 15-20 मिनट, ज्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, और रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे, या तो शेयर बेस्ड पेमेंट स्टार्ट करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट के बाद रेवेन्यू करेंगे, तो बचता है लीजेस और इनकम टैक्सेस। ये 2 टॉपिक बचेंगे, देखते हैं कैसे करना है। बेसिक्स ऑफ हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग हमें पता है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट है मेरे बैलेंस शीट में या मेरे बैलेंस शीट के बाहर। इन्वेस्टमेंट्स इन फ्लोटिंग रेट डेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड रेट डेट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट सेल्स और फर्म कमिटमेंट, एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग। हर एक की कुछ ना कुछ रिस्क है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, या तो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ रिस्क है। कौन कौन सी रिस्क के बारे में हमने बात की थी? देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क: क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क, अदर प्राइस रिस्क। am I right? जहां पे इन्वेस्टमेंट इन फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, तो क्रेडिट रिस्क रहेगी, फाइनेंशियल एसेट, एंड इन अ फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क है। am I right? देन इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर है, अदर प्राइस रिस्क, इक्विटी शेयर प्राइस फ्लक्चुएशन, अदर प्राइस रिस्क। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शंस, ये तो मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं, फिर भी फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, फर्म कमिटमेंट इन फॉरेन करेंसी लिखता हूं मैं, ये रह गया। तो यहां पे फॉरेन करेंसी रिस्क है, एंड फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, तो यहां पे बोरोइंग है तो इंटरेस्ट रेट रहेगा, फॉरेन करेंसी है मतलब एक्सचेंज रेट रहेगा, एंड
लाइबिलिटी है तो लिक्विडिटी रिस्क रहेगा। तो ये 3 तरह की रिस्क है। इस रिस्क की वजह से कुछ एक्सपोजर्स है। यहां पे इंटरेस्ट रेट, ये फ्लोटिंग रेट डेट है तो कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ेगा, फेयर वैल्यू में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रेट जैसे चेंज होगा कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ेगा। कहां इंपैक्ट पड़ेगा? कैश फ्लो में इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड है फेयर वैल्यू में चेंज हो सकता है, कैश फ्लो में भी चेंज हो सकता है। थर्ड जो है इसमें कैश फ्लो में चेंज हो सकता है, फेयर वैल्यू में भी चेंज हो सकता है। और चौथा जो है ये फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स है, यहां पे भी फेयर वैल्यू कैश फ्लो दोनों में इंपैक्ट आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड रेट डेट है तो हमने देखा फेयर वैल्यू में चेंज होगा, कैश फ्लो में नहीं, क्योंकि फिक्स्ड रेट से फिक्स्ड कैश फ्लोज आएंगे। लेकिन फिक्स्ड रेट एंड मार्केट रेट में डिफरेंस आने की वजह से फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो फिक्स्ड रेट डेट में सिर्फ फेयर वैल्यू में इंपैक्ट आता है, फ्लोटिंग रेट डेट में सिर्फ कैश फ्लो में इंपैक्ट आता है। बट बाकी की जो इंस्ट्रूमेंट्स है वहां पे या तो कैश फ्लो आएगा या तो फेयर वैल्यू आएगा, दोनों आ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में या तो सिर्फ कैश फ्लो आएगा, रिस्क कैश फ्लो में एक्सपोजर आएगा, या तो सिर्फ फेयर वैल्यू में एक्सपोजर आएगा। ठीक है, इसको मिटिगेट करने के लिए मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यूज करता हूं। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ फॉरेन करेंसी रिस्क से मिटिगेट करने के लिए नॉन डेरिवेटिव में क्या करता हूं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूं। अदरवाइज रिस्क मिटिगेट करनी है नॉन फाइनेंशियल करेंसी वाली रिस्क, मतलब एक्सचेंज करेंसी वाली रिस्क छोड़ के बाकी कोई भी रिस्क मुझे मिटिगेट करनी है तो मुझे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का ही सहारा लेना पड़ता है, मदद लेनी पड़ती है। तो जहां पे इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ही लगेगा, नॉन डेरिवेटिव यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा इंटरेस्ट रेट स्वैप, यहां पे कैश फ्लो में कम ज्यादा हुआ तो यहां पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा कम होगा। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैज characteristic or feature to behave in a such a way that its underlying behaves in which way, उसके opposite direction में ये move करता है। और वहां पे जो भी गेन है तो यहां पे लॉस आके फ्लक्चुएशन मिटिगेट होता है, यहां पे लॉस है तो यहां पे गेन आके फ्लक्चुएशन मिटिगेट होता है। डेरिवेटिव गेन करने के लिए नहीं लिए जाते, जनरली हेजिंग के लिए ले जाते हैं। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो इक्विटी शेयर्स की प्राइस फ्लक्चुएशन मीट करने के लिए या उससे बचने के लिए मैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर इनटू कर सकता हूं। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जनरली एक सिंपल सी बात होती है, मुझे ऑर्डर मिला यूएसडी में, यूएस डॉलर्स में मुझे कंसिडरेशन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मुझे गुड्स डिलीवर करनी है। गुड्स डिलीवर करने के लिए पहले मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, am I right? मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा लगेगा, पैसा कहां से लाऊं? तो मैं सोचता हूं यार ये दो चीजें हैं यहां पे। एक तो चीज ऐसी है कि 6 महीने के बाद मैं जब डिलीवर करूंगा उस वक्त रुपी स्ट्रांग रहेगा तो मेरा प्रॉब्लम होगा। जो आज जो रेट एंटिसिपेट करके मैंने कोड दिया है उससे पैसे कम मिलेंगे, ये भी मिटिगेट करना है, पैसे भी चाहिए, लोन भी लेना है। मैं क्या करता हूं, मैं बैंक के पास जाता हूं, बैंक को कहता हूं कि मेरे पास ये ऑर्डर है। दो तरीके हो सकते हैं यहां पे, या तो फॉरवर्ड कवर दे दो, मेरे पास पैसे हैं, फॉरवर्ड कवर लेता हूं और मेरा एक्सचेंज रेट आज ही फ्रीज कर देता हूं। दूसरा तरीका यह होता है, मैं कहता हूं मेरे पास ये ऑर्डर है, आप मुझे इसी करेंसी में लोन दे दो, यूएस डॉलर में लोन दे दो। बैंक कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, यूएस डॉलर में लोन, मैं यूएस डॉलर में लोन लेता हूं। अब यूएस डॉलर क्या करूं मैं, पेमेंट करने आईएनआर में, वो मैं बैंक को देता हूं, बैंक को कहता हूं इसके बदले में आईएनआर दो, वो बैंक को बेच के यूएसडी में आईएनआर लेता हूं। आज के आज कन्वर्ट हो गए, आज के आज कन्वर्ट हो गए, 6 महीने तक रुकना नहीं है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है ही नहीं, आज के आज कन्वर्ट कर दिए, मैंने पैसे ले लिए, मेरे प्रोडक्शन में लगा दिए, प्रोडक्शन हो गया, गुड्स डिस्पैच किए, पैसे मिले कौन सी करेंसी में, यूएसडी में। जो पैसे मिले बैंक को लौटा दिए, लोन रीपे, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट इकोनॉमिक हेज। ये आता है नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। फॉरेन करेंसी लोन जो है, सॉरी, वो केस में दोनों जगह पे हम लोग मतलब फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, जहाँ पे पहली बार बैंक करेगी कन्वर्ट आईएनआर में, और दूसरी जगह पे जब पैसा मिलेगा तब हम लोग आईएनआर में उसको कन्वर्ट करके पे करेंगे। नहीं करेंगे, वही तो मैं बता रहा हूं।
मैंने क्या किया, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, उसको बस क्या किया, आईएनआर में पैसे आईएनआर में कन्वर्ट किए, तो कन्वर्ट उसी दिन हो गए। रीपे लोन किस में करना है, फॉरेन करेंसी में करना है, तो जो फॉरेन करेंसी में पैसे मिलेंगे उसको लौटा दूंगा। आई हैव अवॉइडेड करेंसी कन्वर्जन एट अ लेटर डेट, आज की डेट में ही किए, बस एक ही बार, दो बार नहीं की। यहां पे क्रॉस करेंसी स्वैप लिया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप लिया जा सकता है, प्रिंसिपल स्वैप लिया जा सकता है, क्रेडिट स्वैप लिया जा सकता है, कई सारी चीजें होती है। तो ये जो है, ये एक तरीका होता है रिस्क मिटिगेट करने का। जो रिस्क मेरे पास आती है, जो रिस्क मेरे पास है, जिन इट्स रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड फाइनेंशियल आइटम्स से, उससे जो रिस्क आती है, वो रिस्क की वजह से कुछ एक्सपोजर आता है कैश फ्लो एंड फेयर वैल्यू में, उससे मिटिगेट करने के लिए जो मैं इंस्ट्रूमेंट लेता हूं उसको कहते हैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट से जो रिस्क हेज होती है उसको कहते हैं हेज्ड रिस्क, एंड जो अंडरलाइंग होता है उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेज्ड आइटम। आजकल ये बहुत पॉपुलर इसमें हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो पास्ट एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस अगर आपने किए तो आपको ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। हेज अकाउंटिंग, दो तरीके होते हैं हेज अकाउंटिंग के, हेजिंग इज डिफरेंट, हेज अकाउंटिंग इज डिफरेंट। ये जो है इसको हम कहते हैं हेजिंग, इसको मैं क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। हेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हेज अकाउंटिंग। ये हमने बात की थी आज के लंच के पहले वाले सेशन में, क्लासिफिकेशन के वक्त, जब हम बात कर रहे थे डेजिग्नेशन ऑफ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट टू P&L in case of FVTPL, in case of accounting mismatch which is there at inception. ये हेजिंग अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट करता है क्योंकि ये डेरिवेटिव जनरली कहा जाता है FVTPL और ये कहा जाता है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करते वक्त अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट करेगा, और इसकी वजह से ये तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट recognized on SOFP, SOFP पे ये recognized है ही नहीं, लेकिन ये मेरा कहा जाएगा FVTPL। ये वोलेटिलिटी इनफैक्ट क्रिएट करेगा, ये वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, सब कुछ इंक्रीज करेगा, हर एक कॉन्ट्रैक्ट वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा, अनलेस एंड अंटिल वी चेंज द अकाउंटिंग बेसिस फॉर हेज्ड आइटम। सो हेज्ड आइटम को अगर हम बेसिस चेंज करके हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों का रीमेजरमेंट अगर हम P&L के थ्रू करते हैं तो इसे कहते हैं हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिमूविंग अकाउंटिंग मिसमैच। अकाउंटिंग मिसमैच क्या था, फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में and derivative financial asset is under FVTPL। तो ये मैंने डेजिग्नेट किया FVTPL, अब ये भी FVTPL, ये दोनों एक लाइन पे आ गए। यहां पे मिसमैच था, यहां पे ये दोनों एक लाइन पे आ गए। बात समझ में आ रही है आपको? सो रीमेजरिंग बोथ द आइटम्स फ्रॉम विच रिस्क एक्सपोजर अराइजेस, दैट इज हेज्ड आइटम, and instrument used to manage the risk is hedging instrument। in P&L, ये दोनों P&L के थ्रू हम रूट करेंगे तो अकाउंटिंग मिसमैच दूर हो जाएगा, इसे कहते हैं हेज अकाउंटिंग। ये हेज अकाउंटिंग का जो मॉडल है इसे कहते हैं फेयर वैल्यू हेज मॉडल। यहां सेकंड एक मेथड होता है defer recognition in profit and loss account of certain gains on derivatives। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट सेल, ये ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स में है ही नहीं। आप कहां पे प्रोबेबल ट्रांजैक्शन बुक में थोड़ी लेके आते, सेल करना है, रिसीट मिला है, ऑर्डर मिली है, तो क्या रेवेन्यू थोड़ी बुक करोगे आप, या कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बुक करोगे, नहीं करोगे। दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स।
लेकिन इसकी एंटिसिपेशन में, इससे फॉरेन करेंसी आएगी ये एंटिसिपेशन में मैंने फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड ऑलरेडी ले लिया, मैंने लोन ऑलरेडी ले लिया फॉरेन करेंसी में, इसके फ्लक्चुएशंस पी&एल में आएंगे। तो ये पी&एल में आएंगे, यहां पे है ही नहीं कुछ गेन और लॉस, इसका अकाउंटिंग ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इससे रिलेटेड जो भी फ्लक्चुएशंस है इसको डेफर करता हूं टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पी&एल। इसको कहां लेके जाता हूं, ओसीआई में लेके जाता हूं। इसको कहते हैं कैश फ्लो हेज मॉडल। तो ये डेरिवेटिव की गेन्स एंड लॉसेस पी&एल में जाने का एक एक्सेप्शन है, ये जाने के लिए ये एक एक्सेप्शन। आर यू विथ मी? एनी क्वेश्चन? तो मेरे पास हेज्ड आइटम मतलब हमें पता चला कि इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी, अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। हाईली प्रोबेबल चाहिए, नॉट जस्ट प्रोबेबल। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, हाईली प्रोबेबल से फोरकास्ट ट्रांजैक्शन के लिए सीए सर्टिफिकेट लगता है इन इंडिया। बैंक में अगर फोरकास्ट ट्रांजैक्शन के लिए आपको डेरिवेटिव चाहिए तो सीए का एक सर्टिफिकेट लगेगा दैट दिस ट्रांजैक्शन इज हाईली प्रोबेबल ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर लोन भी चाहिए तो भी सीए का सर्टिफिकेट लगेगी। Net investment in foreign operation, this could be the hedged item. It could be single item, it could be group, but in group you should take care that risk is moving in one single direction and not in a different directions. Hedging instrument could be designated derivative instrument, it could be non-derivative but only in case where there is a foreign currency exchange risk. Correct? हेज अकाउंटिंग में हमारे पास 3 मॉडल है, एक फेयर वैल्यू हेज, 2 कैश फ्लो हेज। मैंने तो 2 ही बोले आपको, तीसरा बोला ही नहीं था, बट तीसरा एग्जैक्टली लाइक 2 है कैश फ्लो हेज का, जो है नेट इन्वेस्टमेंट हेज। नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन मतलब ये पेरेंट कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट है सब्सिडियरी, यहां लिखा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स of subsidiary. This subsidiary is a foreign subsidiary. इसका करेंसी है यूएसडी, मेरा है आईएनआर। तो यहां पे जो अमाउंट आता है दैट अमाउंट इज नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन हेज। वैसे इसको रीस्टेट करने की जरूरत नहीं, IAS 21 में हमने देखा दैट इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म होता है और ये पैसे आने के कोई चांस नहीं, रेसिडुअल इंटरेस्ट है, नॉन मॉनिटरी होता है ये। इवन इफ इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट इज नॉन मॉनिटरी, तो इसको रीस्टेट नहीं करते। लेकिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन तो है, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के लिए आप यहां पे क्या कर सकते हो, या तो ये यूएसडी से फ्लक्चुएशन से बचने के लिए यू कैन टेक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन टेक फॉरेन करेंसी लोन। फॉरेन करेंसी लोन ये हो सकता है। तो वो जो है इट इज नेट इन्वेस्टमेंट हेज, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, वो वाला हेज मॉडल। एग्जैक्टली अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, ये कैश फ्लो हेज के जैसे उसका अकाउंटिंग होता है। फेयर वैल्यू हेज में क्या होता है, दोनों हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हेज्ड आइटम रीमेजर थ्रू पी&एल, दोनों एक दूसरे को पी&एल में मिलेंगे। कैश फ्लो हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का जो फेयर वैल्यू चेंज होता है उसका इफेक्टिव पोर्शन जो होता है, ये आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, इफेक्टिव पोर्शन क्या है, ये आप ओसीआई में लेके जाते हो, और इनइफेक्टिव पोर्शन जो है ये आपका पी&एल में जाता है। हेज्ड आइटम बुक्स में है तो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट होगा, क्योंकि उसका कैश फ्लो अभी तक बुक्स में नहीं आया है। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इज एग्जैक्टली लाइक कैश फ्लो, एज आई सेड, इफेक्टिव पोर्शन विल बी टेकन टू ओसीआई एंड बाद में रिक्लासिफाई होगा जब हेज्ड आइटम से रिलेटेड कैश फ्लोज हिट करेंगे तब ये पी&एल में रिक्लासिफाई होगा। यहां पे भी वही है, ये ओसीआई में जाएगा बट रिक्लासिफाई होगा थ्रू पी&एल सब्सिक्वेंटली। तो सेम यहां पे नेट इन्वेस्टमेंट हेज अकाउंटिंग मॉडल में वही है। ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है आपको, कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग वाला एंड फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग वाला।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सिंपलिस्टिक वे पे सवाल आएंगे, तो आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन से ये सवाल कीजिए। डू नॉट गेट नर्वस, एंजाइटी मत बढ़ने दीजिए कि एग्जामिनेशन में सवाल आया है मेरा हेज अकाउंटिंग के ऊपर, तो अब कैसे होगा मेरा। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। इनफैक्ट ये लॉटरी आप सोच लीजिए कि कोई सॉल्व नहीं करेगा और आप ही सॉल्व करोगे, तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। कहीं गलती है तो एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं। आपने अगर ये पढ़ा ना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसके कमेंट्स, आंसर एंड एग्जामिनेशन रिपोर्ट, तो पता चलेगा 10 मार्क का सवाल है। 10 मार्क के सवाल में आपको टोटल 5 मार्क्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क कट गए, लेकिन कुछ ऐसा लिखा आपने जिसके लिए एक्स्ट्रा मार्क दिए हैं, तो भले ही 5 मार्क कटने के बावजूद आपको 3 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 2 से 3 मार्क। तो 5 की जगह 8 मार्क मिलेंगे। इवन इफ योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू 5 नंबर्स इज रॉन्ग, बट फिर भी 8 नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ एडिशनल लिखा आपने, तो इसकी वजह से वो मिलते हैं। तो अब जब वो एग्जामिनेशन, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हो और कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन एंटायर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने शुरुआत की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत टाइम स्पेंड किया। 12 बजे खत्म होने वाला था, 12 बजे नहीं 1 बजे लगभग खत्म होने वाला था। 2 घंटे एक्स्ट्रा लिए हमने। कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान के चलिए 2 घंटे नहीं 1.5 घंटा एक्स्ट्रा गया हमारा, बिकॉज ऑफ लंच ब्रेक भी हमने उसमें बना लिया 35 मिनट्स का। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर वी हैव स्पेंट एक्स्ट्रा। इसके बाद हम शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, 3 बजे है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड विल बी बैक। थोड़ा कॉफी वॉफी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, पानी चेहरे पे मारिए, राउंड मारिए 1-2, और फिर अच्छा लगेगा। विकास। यस सर, यस सर।